मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़े थे ना, याद हो गए होंगे। मैंने बताया था गुरुद्वारों का संबंध किस कम्युनिटी से माना जाता है? सिख कम्युनिटी से। और सिख कम्युनिटी को फॉलो करने वाले हरियाणा में कहां पर रहते हैं? सिरसा में रहते हैं। और सिख धर्म के फाउंडर कौन होते थे? गुरु नानक देव जी होते थे। याद करना है, पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जुन देव जी, फिर गुरु हर गोविंद जी, फिर गुरु हर राय सिंह जी, फिर हर किशन जी, फिर गुरु तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह जी। स्टार्टिंग के 5 से एक क्वेश्चन बनता है। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी, संगत व पंगत चलाया था। गुरु अंगद देव जी ने, जो पंजाबी की लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि के जनक होते थे। और गुरु जो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी, ठीक है, उनकी बेटी बीवी भानी को अकबर ने कितने बीघा जमीन दान दी? 500 बीघा जमीन दान दी। उस पर जो रामदास जी ने रामदासपुर शहर बसाया, जिसे आज अमृतसर कहते हैं। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया था, ठीक है। और जो गुरु तेग बहादुर जी है, उनको औरंगजेब ने मरवाया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। और 5 कह का सिद्धांत दिया। और लड़कियों ने नाम के पीछे सिंह, जो लड़कों ने सिंह और लड़कियों ने कोर लगाना गुरु गोविंद सिंह के टाइम में शुरू हुआ। वैसे सिखों के 10 गुरु हैं, 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब रहेगा, ठीक है। फिर गुरुद्वारों में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा में कहां पर है? अंबाला में। लेकिन गुरुद्वारों का शहर कौन सा रहेगा? कैथल। कैथल में टोपियों वाला गुरुद्वारा है, जहाँ हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है, जहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का इकट्ठे पाठ होता है, ठीक है। श्री मंजी साहिब कैथल में है, मंजी साहिब अंबाला में है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कपाल मोचन कहाँ पर था? बिलासपुर यमुनानगर। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर कितने दिन ठहरे थे? क्षेत्रीय राजाओं से लड़ रहे थे तो 52 दिन रुके थे, यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। गुरुद्वारा लाखन मांजरा में गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे, जब वो शीश का दान देने जा रहे थे। तो शीशगंज गुरुद्वारा वैसे तो दिल्ली में है, हरियाणा में शीशगंज 2 जगह, एक तो त्रावड़ी करनाल और एक अंबाला में भी लिख लो। हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा एक अंबाला में भी है और एक त्रावड़ी करनाल में है, लिख लो। हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा एक अंबाला में रहेगा और एक बेटा कहाँ पर रहेगा? त्रावड़ी करनाल में रहेगा। कौन सा गुरुद्वारा रहेगा? शीशगंज गुरुद्वारा रहेगा, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे जरूरी टॉपिक ये रहेगा और यहाँ से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन है। शोर क्यों कर रहे हो? ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वन रिपोर्ट 2021। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वन रिपोर्ट 2021। कौन सी रिपोर्ट पढ़ेंगे बेटा? वन रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे। जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती ना, तब तक हमें कौन सी रिपोर्ट को फॉलो करना है? वन रिपोर्ट 2021 को फॉलो करना है, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2021 है ना। अगर मैं बात करूं हरियाणा में वन, ठीक है, तो हरियाणा की वन नीति आई थी 2006 में, लिख लो। हरियाणा की वन नीति कब आई थी? 2006 में आई थी, लिख लो। हरियाणा की वन नीति कब आई थी? 2006 में। और 2006 को ना बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। किस, ये भी क्वेश्चन आया था, बालिका वर्ष के रूप में किस वर्ष को बनाया गया था? 2006 को। और जो हरियाणा में ना एक भगत फूल सिंह, हाँ, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हाँ, विश्वविद्यालय, ये है खानपुर कला सोनीपत में। ये भी कब बना था बेटा? 2006 में बना था, लिख लो। भगत फूल सिंह
महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। ये भी कब बना था? 2006 में बना था और उत्तर भारत का ये पहला महिला विश्वविद्यालय बताया जाता है। ठीक है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में। यहाँ से स्टडी की थी बेटा मानुषी छिल्लर ने। ठीक है, किसने स्टडी की थी? मानुषी छिल्लर ने। और मानुषी छिल्लर ने यहाँ पर स्टडी की थी किसमें? मेडिकल से स्टडी की थी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से कौन पढ़ी थी? मानुषी छिल्लर पढ़ी थी। और मानुषी छिल्लर है ना, वो किस मतलब फील्ड में पढ़ी थी? मेडिकल की पढ़ाई की थी। मानुषी छिल्लर ने यहाँ से किसकी पढ़ाई की थी बेटा? मेडिकल की पढ़ाई की थी। तो वन नीति कब आई थी? हरियाणा की। और 2006 को किस वर्ष के रूप में बनाया? बालिका वर्ष। और 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला? खानपुर कला। कहाँ पर खुला बेटा? खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पर रहेगा आपका? सोनीपत में रहेगा। ठीक है, अब अगर 2006 में ये वन नीति आई ना, इसने कहा कि हरियाणा के कितने परसेंट इससे पर वन होना चाहिए? 20%। लिख लो, वन नीति 2006 में कहा गया, वन नीति 2006 में ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि हरियाणा के कितने परसेंट इससे पर वन होना चाहिए? बता दो। 20% इससे पर। लेकिन 2021 आ गया, अभी भी हरियाणा में 7% भी वन नहीं है। लिख लो, 2021 के अनुसार हरियाणा में अब भी कितने परसेंट से कम वन है बेटा? 7% से कम वन है। ठीक है, होने कितने चाहिए थे? 20%। और है कितने? 7% से भी कम वन है। आप जिस फतेहाबाद में बैठे हो ना, तो फतेहाबाद में, जींद में, ठीक है, पलवल में 1% भी वन नहीं है। ठीक है, फतेहाबाद के 0.73, ठीक है, 0.73 एरिया पर, जींद के 0.83, पलवल के 1% एरिया पर क्या है? केवल है वन है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। कहाँ तो पंचकुला है, 44% वन है पंचकुला में। पंचकुला में कितने परसेंट वन है? 44। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और फतेहाबाद में 0.73% वन है। तो हरियाणा में ना, पंचकुला में वन ज्यादा है, तो पंचकुला में वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। बचपन से हम जब हमें अध्यापक पढ़ाते थे, ये टॉपिक पढ़ाया करते थे कि वन वर्षा लाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जहाँ पर राजस्थान में वर्षा होने का, कम होने का कारण क्या है? कि वहाँ पर वन नहीं है। जहाँ पर वन नहीं होंगे ना, वहाँ पर वर्षा क्या होगी बेटा? कम होगी। और जो इंसान पंचकुला में रहता है ना, उसको पता है सप्ताह में ना, जब बारिश का टाइम होता है ना, 3 बार सप्ताह में वहाँ पर क्या आती है? बारिश। कम से कम 3 से 4 दिन। और बारिश आने के ना मतलब घंटे बाद पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर बारिश हुई थी। इतना अच्छा वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है। क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ बार बार होगी ना, तो लोग वहाँ निपटना भी सीख जाएंगे कि कैसे उससे हमें निपटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब 2006 की रिपोर्ट क्या कहती थी? कितने परसेंट इससे पर वन चाहिए? 20। लेकिन अभी कितने पर नहीं है? 7% इससे पर भी वन नहीं है। ठीक है, एक बेटा एरिया होता है वनावरण। क्या होता है? वनावरण एरिया होता है। और एक एरिया होता है वृक्षावरण। ठीक है, एक एरिया होता है वनावरण और एक एरिया होता है वृक्षावरण। ठीक है, वन मतलब जहाँ पर जंगल, और वृक्ष तो अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, गांव में एक वृक्ष यहाँ है, एक कहीं पर भी है, तो वृक्ष वाला एरिया अलग काउंट होता है, वन वाला एरिया अलग काउंट होता है। ठीक है, तो एक एरिया को क्या कहते हैं? वनावरण, और एक को वृक्षावरण। तो हरियाणा में वन का एरिया है 3.63% और ये है 3.22% रहेगा। लिख लो, हरियाणा में वनावरण का एरिया कितना है? 3.63%। हरियाणा में वनावरण का एरिया कितना रहेगा? 3.63%। और वृक्षावरण का एरिया कितना रहेगा बेटा? 3.22%। दोनों को अगर जोड़ करोगे ना, तो 6.8%, 85%। मैंने कहा था ना, हरियाणा में 7% से भी कम है वन है। तो वो पूछे हरियाणा में टोटल वन और वृक्ष का एरिया कितना है, तो आप क्या कहोगे? 6.85%। ओनली वन का पूछे
तो 3.63। ओनली ब्रिक्स का पूछे 3.22। टोटल वन और ब्रिक्स पूछे तो 6.85। एक याद करना, टोटल 6.85 है, एक है 3.63, एक है 3.22। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और इनका ना हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसका ना, ठीक है, कहते हैं 1603.48 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेगा? जो वन रहेगा। और ब्रिक्स कितने एरिया पर रहेगा? 1425.00 एरिया पर, वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेगा आपका? ब्रिक्स का एरिया रहेगा। परसेंटेज में तो है बेटा 3.63, और वैसे क्षेत्रफल में कितने एरिया पर वन रहेंगे? 1603.48 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेंगे? वन। और 1425 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेंगे? ब्रिक्स रहेंगे। ये डेटा याद करना ही होगा। देखो, एक है वन है 3.63, ब्रिक्स है 3.22, और वन का जो एरिया पूछे तो 1603.48, और ब्रिक्स का एरिया पूछे तो 1425, और हाँ ओनली 25। और इनका ना जोड़ की अगर मैं बात करूं ना, तो ये पड़ेगा 5 और 3 8 2, ठीक है, 3028.48 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेगा बेटा? वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेगा? वन और वृक्ष रहेगा। 3028.48 है, ठीक है। 44,212 वर्ग किलोमीटर का ना 3028.48 जब आप परसेंटेज निकालोगे ना, तो ये आएगा 6.85%। टोटल वन और वृक्ष कितने हैं? 6.8%। और 6.8% 44,212 का करोगे ना, तो कितना आएगा? 3028.48 वर्ग किलोमीटर रहेगा। याद रह जाएगा ना। हरियाणा में वन पूछे तो 3.63, ब्रिक्स पूछे तो 3.22, वन का एरिया पूछे तो 1603.48, और ब्रिक्स का एरिया पूछे तो 1425 वर्ग किलोमीटर। दोनों का जोड़ पूछे तो 3028.48, और उनका 6.85%। ये आंकड़े याद करने। इस आंकड़े से एक क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल वन का एरिया पूछे वर्ग किलोमीटर में तो 1603.48, ब्रिक्स का पूछे 1425 वर्ग किलोमीटर, ब्रिक्स का पूछे 3.22, और वन का पूछे 3.63, और इसका दोनों का जोड़ पूछे 6.85, और उनका जोड़ 3028.48 वर्ग किलोमीटर पर रहेगा। ठीक है। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं बात करूं हरियाणा में वनों में वृद्धि कहां पर हुई? वनों में वृद्धि ये कैथल में हुई है, लिख लो। हरियाणा में वनों में वृद्धि कहां पर हुई है? कैथल में हुई है, लिख लो। हरियाणा में वनों में वृद्धि कहां पर दर्ज की गई है? कैथल में वनों में क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। कैथल को ना कपिल स्थल बोला जाता है, और ये है ना कहते हैं बेटा हनुमान जी की जन्म स्थली है। यहाँ पर अंजनी माँ का टीला भी कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। ठीक है। ये हनुमान जी की क्या रहेगी बेटा? जन्म स्थली रहेगी। यहाँ पर अंजनी माँ का क्या रहेगा? टीला रहेगा। पुराणों के अनुसार ये क्वेश्चन आया था, हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? लिख लो। पुराणों के अनुसार हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल रहेगी। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कैथल में हुआ था। लिख लो। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कैथल में हुआ था। किसके अनुसार कैथल में जन्म हुआ था बेटा? पुराणों के अनुसार जो हनुमान जी की जन्म स्थली रहेगी वो कौन सी रहेगी? कैथल। किसका जन्म हुआ था? पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कैथल में हुआ था। कैथल को कपिल स्थल बोलते हैं, हनुमान जी की जन्म स्थली है। यहाँ पर लव कुश तीर्थ भी है। ठीक है। लव कुश तीर्थ है ना, ठीक है, वो मुंदड़ी गांव में है। किस गांव में है?
मुंदड़ी गांव में रहेगा। और मुंदड़ी गांव कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। लिख लो, लव कुश तीर्थ कहां पर रहेगा? मुंदड़ी गांव में। और मुंदड़ी गांव कहां पर है बेटा आपका? कैथल में रहेगा। लिख लो, लव कुश तीर्थ हरियाणा के किस गांव में है? मुंदड़ी गांव में। और मुंदड़ी गांव कहां का रहेगा आपका? कैथल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पुराणों के अनुसार हनुमान जी की ये क्या मानी गई थी? जन्म स्थली मानी गई थी। क्योंकि हरियाणा है ना बेटा, ये है ना देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है। जैसे सनहित सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है, तो हरियाणा के किस सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है? सनहित सरोवर, जो कहां पर है? कुरुक्षेत्र। यमुना नदी भी तो हरियाणा से संबंधित है, जिसे यमराज की बहन सूर्य पुत्री, छाया पुत्री और के मतलब किस नाम से जानते हैं? शनि जी महाराज की बहन काली गंगा। तो यमुना नदी भी तो हरियाणा से कॉन्टेक्स्ट रखती है। और जितने भी महान ऋषि मुनि हुए हैं ना, वो कहाँ से हुए हैं? हरियाणा से हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है वनों में वृद्धि कम कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम में। वनों में वृद्धि लिख लो, कम, यानी वनों में कमी कहाँ पर आई है? गुरुग्राम में आई है। वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है? कैथल में हुई है। और वनों में कमी कहाँ पर आई है? गुरुग्राम में वनों में क्या आई है? कमी आई है। लिख लो, गुरुग्राम में वनों में क्या आई है? कमी आई है। और वृद्धि कहाँ पर हुई थी? वनों में। कैथल में वृद्धि हुई है और गुरुग्राम में वनों में क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है? गुरुग्राम में वनों में कमी आई है। गुरुग्राम में कमी आने की कारण है ये औद्योगिक बिहार है। हरियाणा का क्या रहेगा बेटा? औद्योगिक बिहार। हरियाणा का औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम को बेटा क्या कहते हैं हम? औद्योगिक बिहार। औद्योगिक, हरियाणा का औद्योगिक बिहार कौन सा है? गुरुग्राम। और हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। दोनों क्वेश्चन लिख लो, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है और हरियाणा का औद्योगिक बिहार गुरुग्राम रहेगा। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी? औद्योगिक नगरी बेटा कौन सी रहेगी? फरीदाबाद। और औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा? हरियाणा का गुरुग्राम रहेगा। औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद। और औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा आपका? गुरुग्राम रहेगा। औद्योगिक नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। औद्योगिक बिहार कौन सा है? गुरुग्राम रहेगा। याद हो जाएगा ना? ठीक है, तो अब बेटा उद्योग ज्यादा लगेंगे, ठीक है, तो वनों में तो कमी आएगी ना। उद्योग लगेंगे कहां पर? जहां पर वनों की कटाई होगी, फिर क्या लगेंगे? उद्योग लगेंगे। ठीक है, और बेटा यही जो वनों की कटाई चलती रही ना, ठीक है, तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, जब है ना हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी ना, आने वाली पीढ़ियां होगी, ठीक है, और वो जब है ना पढ़ने आया करेगी ना गुरुकुल में, वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर आएगी। ये सच्चाई है। आज आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है, बोला सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, आप है ना 2050 में आज एफिडेविट पे लिखवा लो, जब मतलब कोई पढ़ने आएगा ना तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लाएगा, इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, आगे देखना कितना ज्यादा टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग का खेल है। हम है ना मतलब पर्यावरण से क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ कट ज्यादा रहे हैं, हम लगा नहीं रहे हैं। पेड़ तो लगा तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, और घरों में जो एसी चलती है ना, ये बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, चलाते सभी है, ठीक है, मैं नहीं कहता हम नहीं चलाते, चलाते हैं, लेकिन ये है ना पर्यावरण की दृष्टि से ना बहुत क्या होता है? हानिकारक होती है। ठीक है, जो आप मतलब दिल्ली वगैरह में देखोगे ना, हर घर में आपको 3 से 4 एसियां मिलेगी। दिल्ली में ना सांस लेना भी मुश्किल होता जाएगा आगे आगे देखना, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। गांव में हमारे क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, जनसंख्या गांव में इतनी ज्यादा नहीं है, तो भी थोड़ा सा इको सिस्टम में मैनेज हो जाता है। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जैसे पीछे ना कोविड में देखा होगा, आप सुन रहे थे ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, वो था क्या? अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कितने लोगों ने जान गंवाई। ठीक है, शहर वाले दौड़ दौड़ कर कहाँ गए? गांव की ओर गए कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल, गांव में ना दिक्कत तो आई लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। तो पर्यावरण के साथ बेटा हमें कभी भी खिलवाड़
नहीं करना चाहिए। जीवन में ना पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। साल में एक इंसान को कम से कम है ना 10 से 12 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा ना, हमने सुनते हैं कि वो फला बड़ है ना हमारे दादाजी ने लगवाया था। दादाजी तो चले गए लेकिन वो बड़ तो आज भी है ना। ठीक है, और उसको जब भी देखते हैं गांव में चर्चा होती है कि फला के दादा ने ये बड़ लगाया था, तो वो बड़ जिंदा है, दादाजी चले गए, पूरे गांव में उनकी चर्चा होती है। तो जो आज आप काम कर रहे हो ना, जो अच्छे काम कर रहे हो, आप चले जाओगे ना, भगत सिंह को क्यों याद करते हैं हम, उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे ना। आज भी हम देखो, भगत सिंह 23 मार्च 1931 को हमें छोड़कर चले गए थे। ठीक है, अब 2024 यानी 93 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। 93 साल बाद भी हम उनको, रानी लक्ष्मीबाई को हम आज भी याद करते हैं। 1857 की क्रांति में शहीद हो गई थी। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए थे। ठीक है, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए बेटा। लोग हमें अच्छाई के लिए जाने, ना कि बुराई के लिए जाने। ठीक है, बुराई के लिए भी लोग बहुत जाने जाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर गुरुग्राम में उद्योग ज्यादा लग रहे हैं तो पेड़ कट रहे हैं। तो पेड़ों में, वनों में वृद्धि कहां पर हुई थी? कैथल में। कमी कहां पर हुई? गुरुग्राम में कमी हुई। अब आता है बेटा, एक होता है सघन वन। क्या होता है? सघन वन। ठीक है, एक होता है मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। एक होता है खुले वन, खुले वन। ये तीनों अलग अलग है। सघन वन है यमुनानगर में ज्यादा, यमुनानगर। इसके बाद नंबर आता है पंचकुला का, और मध्यम सघन में पंचकुला पहले नंबर पर, यमुनानगर दूसरे नंबर पर, और खुले वन में पंचकुला पहले नंबर पर और भिवानी दूसरे नंबर पर। ये टेबल याद करनी होगी। सघन वन, सघन वन ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर में है। और दूसरे पर कौन रहेगा बेटा? पंचकुला। मध्यम सघन पूछे, पंचकुला पहले में, यमुनानगर दूसरे में, और खुले वन पूछे तो पंचकुला पहले पर और भिवानी दूसरे नंबर पर रहेगा। ठीक है, वो पूछे बेटा परसेंटेज में, परसेंटेज को हम बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत में पूछे, और क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, चाहे प्रतिशत में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, हरियाणा में वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में है, लिख लो। चाहे परसेंटेज आए, हरियाणा में प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में। प्रतिशत में और क्षेत्रफल में, लिख लो, प्रतिशत और क्षेत्रफल में हरियाणा में वन ज्यादा कहां पर रहेंगे? चाहे परसेंटेज में पूछे बेटा, चाहे क्षेत्रफल में पूछे, वन कहां पर ज्यादा होंगे? पंचकुला में वन क्या है? चाहे परसेंटेज में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, वन ज्यादा कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। लेकिन आप बच्चों का पंचकुला रटा हुआ होगा और वो पूछ लेगा कि सघन वन ज्यादा कहां पर है, तो सघन वन ज्यादा है यमुनानगर। सघन वन के अलावा कोई भी वनों से क्वेश्चन आए वन ज्यादा, तो आंख बंद करके आप कर देना पंचकुला, क्योंकि वो पंचकुला तो बच्चों का रटा होता है, इसीलिए वो पूछता है सघन वन कहां पर है। तो हम पंचकुला कराते हैं और ऑप्शन में क्या मिलेगा हमें? यमुनानगर रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। सघन को हम सगुन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सगुन। ठीक है, जैसे नवरात्रे पूरे होते हैं ना, ठीक है, जो भी माता रानी का वो सगुन का समान होता है, तो हम नदी में प्रभावित करते हैं ना, तो किस नदी में प्रभावित कर दो? यमुना नदी में। जैसे नवरात्रे पूरे हो जाते हैं ना, तो वो जितना भी माता रानी का वो समान होता है, तो हम क्या करते हैं? जल प्रभावित करते हैं। सगन को, सगुन, सगुन को किस नदी में प्रभावित कर दो? यमुना। तो सगन वन कहां पर है? और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे मध्यम सघन पूछे चाहे खुले वन पूछे, तब आपका आंसर क्या होगा? पंचकुला, वो पहला ही पूछेगा। ठीक है, एक बार आया हरियाणा में वन ज्यादा कहां पर है, और ऑप्शन में पंचकुला नहीं था, तो हमें जाना पड़ा यमुनानगर के साथ। लिख लो, दूसरे पहले पर पंचकुला, दूसरे पर यमुनानगर। हरियाणा में वन है ना ज्यादा कहां पर है, तो पहले पर पंचकुला में और दूसरे पर यमुनानगर में। लिख लो, हरियाणा में वन ज्यादा कहां पर है, तो पहले में क्या रहेगा बेटा? पंचकुला रहेगा, और दूसरे पर क्या रहेगा? यमुनानगर रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा प्रतिशत की। किसकी बात करता हूं?
प्रतिशत की बात करता हूं, प्रतिशत में वन ज्यादा कहां पर है? प्रतिशत। तो प्रतिशत में वन पंचकुला में ज्यादा है तो 43.66। तो पंचकुला में लगभग 44%, वो एग्रीगेट पूछेगा। हरियाणा में पंचकुला में कितने परसेंट वन है बेटा? 44%। लिख लो, हरियाणा में पंचकुला में कितने परसेंट वन रहेंगे? 44% वन रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में पंचकुला में कितने परसेंट वन हो जाएंगे? 44% वन हो जाएंगे। हरियाणा के अकेले पंचकुला में कितने परसेंट वन है? 44। पूरे हरियाणा में तो 6.85 है और ओनली पंचकुला में कितने हैं? 44% वन है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर यमुना नगर, ठीक है, 10.92, लगभग 11%। यमुना नगर में कितने परसेंट एरिया पर वन है? 11% एरिया में वन है। तो लिख लो, सबसे ज्यादा वन हरियाणा में नंबर 1 पर कौन है? पंचकुला, 44% एरिया पर वन है। और दूसरे नंबर पर कौन है? यमुना नगर। यमुना नगर के कितने एरिया पर वन है? 11% एरिया पर वन है। ये तो ज्यादा है। कम पूछे तो बेटा फतेहाबाद 0.73%, जींद 0.83%, पलवल 1%। ठीक है, लिख लो, हरियाणा में कम वन कहां पर है? फतेहाबाद में, जींद में और कहां पर है? पलवल में। फतेहाबाद में, जींद में और पलवल में। लिख लो, कम कहां पर है? फतेहाबाद में कम है, जींद में कम है और एक कम कहां पर रहेंगे? पलवल में। फतेहाबाद के कितने एरिया पर बेटा? 0.73 एरिया पर, जींद में 0.83% और पलवल में केवल 1% एरिया में क्या रहेंगे? वन रहेंगे। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। फतेहाबाद के 1% एरिया पर भी वन नहीं है। ठीक है, ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो ओबियस सी बात है, वन नहीं होंगे तो वर्षा कम आएगी और वर्षा कम आएगी तो गर्मी क्या पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो फतेहाबाद के 0.73 और फतेहाबाद के बाद आपका जींद के 0.83 और पलवल के केवल कितने परसेंट एरिया पर वन है? 1% एरिया पर क्या रहेगा? वन रहेगा। याद रह जाएगा ना। पंचकुला के 44% एरिया पर, यमुना नगर के 11% एरिया पर वन रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना बेटा हरियाणा में झाड़ियों की, ठीक है, लिख लो, हरियाणा में पहले हम पढ़ते थे झाड़ियां कहां पर नहीं है? गुरुग्राम में। अब झाड़ियां नहीं है पलवल में। लिख लो, पलवल में झाड़ियां नहीं पाई जाती। पहले एक बार HSSC ने 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा में झाड़ियां कहां पर नहीं पाई जाती, तो HSSC मानती थी गुरुग्राम। अभी वर्तमान में लिख लो, झाड़ियां कहां पर नहीं है? पलवल में नहीं है। लिख लो, हरियाणा में झाड़ियां कहां पर नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में झाड़ियां कहां पर नहीं पाई जाती बेटा? पलवल में झाड़ियां नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती पलवल में? झाड़ियां। अगर मैं बात करूं ना, झाड़ियां ज्यादा कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ और मेवात में। महेंद्रगढ़ और मेवात में क्या है? झाड़ियां ज्यादा है। लिख लो, हरियाणा में झाड़ियां ज्यादा कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ और मेवात में। लिख लो, हरियाणा में, लिख लो, झाड़ियां ज्यादा कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ और मेवात में। लिख लो, हरियाणा में झाड़ियां ज्यादा कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ और मेवात में क्या रहेगी बेटा? झाड़ियां ज्यादा रहेगी। लिख लो, महेंद्रगढ़ और मेवात में क्या रहेगी? झाड़ियां ज्यादा रहेगी। झाड़ियां ज्यादा कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ और मेवात में। झाड़ियां कहां पर नहीं है? पलवल में। और न्यूनतम झाड़ियां या झाड़ियां कम पूछे तो जींद में। झाड़ियां कम कहां पर है? जींद में है। झाड़ियां बिल्कुल भी कहां पर नहीं है? पलवल में। कम कहां पर है? जींद में। ज्यादा कहां पर है? महेंद्रगढ़ व मेवात में क्या रहेगी? झाड़ियां ज्यादा रहेगी। ज्यादा पूछे तो कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ व मेवात। बिल्कुल भी कहां पर नहीं है? पलवल में। कम कहां पर है? जींद में। झाड़ियां क्या रहेगी? कम रहेगी। झाड़ियां जींद में क्या रहेगी? कम में रहेगी। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है?
वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बात करूं ना, हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा है? इजरायली बबुल। हरियाणा में लिख लो, कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? तो इजरायली बबुल ज्यादा पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? तो इजरायली बबुल ज्यादा पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? इजरायली बबुल ज्यादा पाया जाता है। हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? तो हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? इजरायली बबुल ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है बेटा? इजरायली बबुल ज्यादा पाया जाता है, जिसे आप देसी भाषा में किंकर बोलते हो। ठीक है, तो किक्कर है ना, ये हरियाणा में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। किक्कर हरियाणा में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। इसे इजरायली क्या बोलते हैं? बबुल बोलते हैं। इजरायली बबुल बोलते हैं। ठीक है, तो किक्कर हरियाणा में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? तो इजरायली बबुल है ना, हरियाणा में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। अब ज्यादा की सेंस में वो पूछेगा, एक तो गांव में और एक पूछेगा बेटा शहर में। ठीक है, एक तो ग्राम में पूछेगा, एक कहां पर पूछेगा? शहर। दो प्रकार के एरिया होते होंगे, आपने पढ़ा होगा, एक तो ग्रामीण एरिया होता है और एक कौन सा एरिया होता है? शहरी एरिया होता है। एक ग्रामीण एरिया होता है और एक शहरी एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं ग्रामीण एरिया की बात करूं ना, ठीक है, तो यहाँ पर ना सफेदा ज्यादा पाया जाता है। क्या ज्यादा पाया जाता है? यूकलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस, ये इसको क्या है? ये किसका रासायनिक नाम रहेगा? सफेदा। ठीक है, और सफेदा है बेटा, ये है ना सेम को खत्म करने के लिए आया था। किसको खत्म करने के लिए आया था? सेम। सेम का मतलब होता है जब वाटर लेवल क्या आ जाए? ऊपर आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? हमें सेम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कई एरिया में अगर आप चिंदड़ के आसपास से हो तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर हर टाइम पानी भरा रहता है, उसे बोलते हैं सेम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो शहर में रहता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि सेम होती क्या है। ठीक है, गांव वालों को तो पता होता है कि सेम क्या होती है। सेम वो एरिया होता है जहां पर पानी है ना कभी खत्म है ना हो। ठीक है, वहां पर पानी है ना, जितना आप पानी का यूज कर लो, ठीक है, सुबह शाम को आपने उस पानी को निकाल दिया, ठीक है, यूज कर लिया, सुबह उतना ही पानी दोबारा स्टोर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेम ग्रस्त एरिया। तो सेम को खत्म करने के लिए कौन सा वृक्ष लाया गया था? सफेदा लाया गया था। कौन सा वृक्ष लाया गया था बेटा? सफेदा। ये सेम को समाप्त करने के लिए लाया गया था। और अब है ना, मतलब जिस आप कोई खेत में, अगर किसान परिवार से हम मोस्टली है, आप जिस एरिया में ना हम सफेदे लगाते हैं, जो अपना खाल होता है उसके आसपास सफेदे लगाते हैं। और आप हमेशा देखना, जो खेत की जोतें होती है ना, और जिस जोत में सफेदा होता है ना, वहां पर उपज कम होती है, क्योंकि वो सारा का सारा वहां का पानी सोख लेता है। ठीक है, तो सफेदा आया था किसको खत्म करने के लिए? सेम को खत्म करने के लिए। ये है ना विदेशों से ये मंगवाया गया था। तो अगर पूछे गांव में ज्यादा क्या है? सफेदा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर शीशम। लिख लो, दूसरे नंबर पर गांव में ज्यादा क्या रहेगी? शीशम रहेगी। लिख लो, दूसरे नंबर पर गांव में ज्यादा क्या रहेगी बेटा? शीशम रहेगी। दूसरे नंबर पर गांव में ज्यादा क्या रहेगी? शीशम रहेगी। ठीक है, गांव में पहले नंबर पर क्या रहेगा? सफेदा रहेगा, और दूसरे नंबर पर गांव में क्या रहेगी? शीशम रहेगी। ठीक है, शीशम है ना, ये मतलब लकड़ी इसकी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, घरों में हमें जो ये जोड़ियां वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें किसकी लकड़ी अच्छी मानी जाती है? शीशम की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। तो गांव में ज्यादा होता है, पहले पर सफेदा होता है और दूसरे पर कौन क्या होती है? शीशम होती है। कहां पर बेटा? गांव में। और शहर में पहले पर नीम। शहर में पहले पर नीम और दूसरे में सफेदा। लिख लो, शहर में पहले पर क्या होता है? नीम ज्यादा होता है, और दूसरे में कौन सा वृक्ष ज्यादा होता है? सफेदा ज्यादा होता है। गांव में क्या ज्यादा होता है? सफेदा शीशम, और गांव में और शहर में नीम और सफेदा। देखो
नीम गांव में ज्यादा होना चाहिए था। पुराने टाइम में गांव में ना नीम बहुत होते थे। नीम कड़वा होता है बेटा, ठीक है। और कड़वी, जो कड़वी चीज होती है ना, उसकी तासीर क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। कड़वी कभी भी देख लेना आप, है ना, नमक होता है ना, ठीक है, उसको कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। नमक में आप कितने साल भी रखो, लेकिन चीनी में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आपसे ना मीठी मीठी बातें बोले ना, तो उससे दूर रह जाना, ठीक है, दूर हो जाना। गालिब कहते थे, लगता है नया धोखा मिलने वाला है, तैयार रहे ए दिल। कुछ लोग आजकल बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं, ठीक है। जब भी कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आने लगे ना, तो समझ लेना कोई बड़ा धोखा मिलने वाला है, ठीक है। और जो दोस्त आपको रियलिटी बताता है ना, उसकी बात हमें बुरा लगती है, लेकिन वो बुरी होती नहीं है। एक दिन हमें एहसास हो जाता है कि वो बात है बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो दोस्त ऐसे रखने चाहिए जो आपको आपकी रियलिटी से अवगत करवाए। ऐसे दोस्त मत रखो, बोला तू तो टॉप करेगा, चल आज पपैया पार्क घूम के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्त है ना आपको मरवाएंगे, ठीक है। किसी ना किसी दिन, एक दिन आपको, ये क्या है, चकाचौंध वाली दुनिया होती है बेटा, ठीक है। आपको आज ये लगेगा कि अच्छी चीजें बता रहा है, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, या तो आज मेहनत कर लो और जिंदगी भर आराम करना, या आज आराम कर लो, जिंदगी भर मेहनत करना, ठीक है भैया। जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो आज है ना 6 घंटे मेहनत नहीं करेगा ना, वो कल को 12 घंटे मजदूरी करेगा, ठीक है। ये बात है, गारंटीड है, ठीक है। लड़कों के लिए ये बात ज्यादा लागू होती है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को तो कोई ले जाएगा, ठीक है। हरियाणा में वो रेशियो तो वैसे ही कम है, ठीक है। कुंवारे बहुत होते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो इनको तो अच्छा घर भी मिल जाएगा, इसमें भी कोई, हाँ, जॉब लग गई तो अपनी मनपसंद का घर मिल जाएगा, नहीं लगे तो घर वालों की पसंद का घर मिल जाएगा। तो घर तो मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत अपने को आने वाली है, ठीक है। और दिक्कत बड़े लेवल पर आने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें हैं ना, क्योंकि मतलब इतने हम एजुकेशनिस्ट हो गए हैं, इतने पढ़ लिए, ठीक है। कोई रेडी लगाने वाला काम हमसे होगा नहीं, ठीक है, और कोई शोरूम में हमें रखेगा नहीं, ठीक है। तो दिक्कत बहुत बड़ी आने वाली है। भारत में ना सबसे ज्यादा है ना शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है भारत की। हरियाणा में ना 10 में से 4 आदमी ना बेरोजगार है। अगर हरियाणा की 8% की मैं बात करूं, 40% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ओनली हमारे हरियाणा में है। नंबर 1 है हरियाणा हमारा, ठीक है। अगर आपने सर्वे पढ़ा होगा, हर 10 में से ना 4 बच्चे क्या है हरियाणा में बेरोजगार हैं। तो कहने का मतलब है, इस बेरोजगारी को दूर कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो। और ये बेरोजगारी को दूर करने वाला साल है, 3 महीने की मेहनत है ना, उम्र भर आपको एंजॉय करवा देगी, ठीक है। वरना यहाँ तो देखो सिंपल सी बात है, कोई आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला आएगा और कोई हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाला आएगा। तो यहाँ पर तो ये तो चीजें चलती रहेगी, अध्यापक बदलते रहेंगे, बच्चे बदलते रहेंगे, ठीक है। आपके पापा भी तो किसी के पास पढ़ते होंगे ना, आपके दादा के टाइम में भी तो स्कूल होता होगा ना, ठीक है। कहने का मतलब है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ना जो चीज सिक्योर रहेगी, आप सिंपल सी बात है, एक जॉब लगा हुआ घर अपने इर्द गिर्द देखना कि उसके दादा या पापा जॉब में थे। अब उनके पापा जॉब में है ना, वो कैसे भी करके चाहे है ना पैसों से अपने बच्चों को सेटल कर देते हैं। और जिसके पापा अगर पढ़े लिखे नहीं है, घर में जॉब नहीं है ना, उनके ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपसे मेरे को बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि आप है ना सारे के सारे बच्चे है ना ग्रामीण परिवेश से हो। तो इनको ना अगर सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए ना, तो ये जॉब लग सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। अगले 3 महीने में ना विधानसभा का इलेक्शन अगर इनको जीतना है तो जॉब देनी पड़ेगी। और इन 3 महीनों में हमें है ना अपनी एक आधी पोस्ट ले लेनी है। बाद में चाहे आप यूपीएससी के लिए जाना, किसी भी एग्जाम के लिए जाना, एक बार है ना एक जॉब ले लो, उसके बाद आगे फर्दर तैयारी करते रहना, ठीक है। अगर जब तक जॉब नहीं लगी ना बेटा, अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में आप फंस गए। जिस दिन आपने तैयारी शुरू की ना, उसी दिन अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में फंस गए। अब बाहर नहीं निकल सकते जॉब के बिना। अब आज है ना आपको अभिमन्यु बनना पड़ेगा, और ऐसा अभिमन्यु बनना पड़ेगा जो चक्रव्यूह को भी तोड़ना जाने, ठीक है।
सीरियस मत हो ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई के प्रति हो जाओ, वैसे सीरियस नहीं होना है, ठीक है। वैसे सीरियस तो आईसीयू में मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ। अब गांव में ज़्यादा क्या है? सफेदा, और दूसरे पर, और शहर में ज़्यादा क्या है? नीम, और दूसरे पर क्या है? सफेदा है। तो वृक्षों में वृद्धि कहाँ पर हुई है? कैथल में। कमी कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम में कमी हुई है, ठीक है। अब लिख लो बेटा, जैसे क्षेत्रफल में वन, क्षेत्रफल का करवा दिया ना, हाँ, हमने क्षेत्रफल में वन कहाँ पर ज्यादा थे? पंचकुला में, ठीक है। एक लिख लो वर्ग किलोमीटर पर, एरिया में, वर्ग किलोमीटर पर भी वन पंचकुला में ज्यादा है, लिख लो। वर्ग किलोमीटर में भी वन ज्यादा कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे, लिख लो। वर्ग किलोमीटर पर भी, वर्ग किलोमीटर पर भी ज्यादा वन कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला, और दूसरे पर यमुनानगर, लिख लो। वर्ग किलोमीटर पर भी पंचकुला में 392 वर्ग किलोमीटर पर, यमुनानगर में 193, पंचकुला में लगभग 392 वर्ग किलोमीटर और यमुनानगर में 193 वर्ग किलोमीटर पर वन है। और न्यूनतम पूछे तो पलवल में लगभग 13.5%, 13.56%, दूसरे पर पानीपत लगभग 16.5%, तीसरे पर अपना फतेहाबाद लगभग 18.5% है। जो वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेंगे? वन रहेंगे। ये वर्ग किलोमीटर है, परसेंटेज नहीं है। ये क्या है बेटा? वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। वर्ग किलोमीटर रहेगा, याद रह जाएगा ना, ठीक है। लिख लो बेटा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्के बनेंगे। ये आंकड़ा फिर याद करवाता हूँ, पहले लिख लो। तो पंचकुला में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है? 392, 392, क्योंकि पंचकुला का क्षेत्रफल है बेटा 898 वर्ग किलोमीटर, इसके 392 पर वन है, तो लगभग ये कितना परसेंट हो गया? 44%। पंचकुला में लगभग कितना परसेंट पर वन रहेगा? 44% एरिया पर पंचकुला में क्या रहेगा? वन रहेगा। कितने परसेंट एरिया पर है? 44। और यमुनानगर के 11% एरिया पर क्या रहेगा? वन रहेगा। पलवल में 13.56, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज तो पंचकुला में 44 था, यमुनानगर में 11 था, और फतेहाबाद में 0.73, जींद में 0.83, पलवल में 1%। वर्ग किलोमीटर पूछे तो वन ज्यादा कहाँ पर है? पंचकुला 392 वर्ग किलोमीटर, यमुनानगर में 193 वर्ग किलोमीटर, पलवल में 13.5 किलोमीटर कर सकते हो, पानीपत में 16.5 और फतेहाबाद में 18.5, 18.5 वाला पलवल में 13.5 वर्ग किलोमीटर। और पलवल के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? पानीपत 16.5 और फतेहाबाद में 18.5 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है, परसेंटेज नहीं है, इतना याद करना। ये क्या है? वर्ग किलोमीटर रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत में भी वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में। और जो आपका क्षेत्रफल है उसमें भी ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में है, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में कम वन तो फतेहाबाद में थे, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में कम कहां पर है? पलवल में। देखो पलवल में झाड़ियां नहीं है और पलवल में वन भी कम है, ऐसे याद करना। पलवल में क्या नहीं है? हरियाणा में झाड़ियां नहीं है। झाड़ियां ज्यादा कहां पर थी? महेंद्रगढ़ मेवात में। और झाड़ियां कम कहां पर थी? जींद में झाड़ियां कम थी। और वृद्धि कहां पर हुई है वनों में? कैथल। दूसरे नंबर पर सिरसा लिख लो। कैथल और सिरसा में वनों में वृद्धि हुई है। कैथल और सिरसा में, कैथल और सिरसा में वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लिख लो कैथल और सिरसा में, कैथल और सिरसा में वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कहां पर वनों में वृद्धि हुई है? कैथल और सिरसा में वनों में वृद्धि हुई है। गुरुग्राम में वनों में क्या आई है? कमी आई है। गुरुग्राम में वनों में क्या आई है? कमी आई है, ठीक है। दोबारा बताता हूं, एक वन वाला एरिया होता है, एक वृक्ष वाला। वन रिपोर्ट कब आई थी हरियाणा की? 2006 में। कितने परसेंट एरिया पर वन चाहिए?
20% है, ठीक है। लेकिन है कितने पर भी नहीं, 7 पे भी नहीं है। एक वन एरिया, एक ब्रिक्स एरिया पूछे तो 3.22 1425 वर्ग किलोमीटर। ब्रिक्स पूछे तो 3.63 1603.48 वर्ग किलोमीटर। जोड़ पूछे तो 3028.48 वर्ग किलोमीटर। उनका पूछे तो 6.85% एरिया पर वन है, ठीक है। झाड़ियां कहां पर नहीं है, पलवल में, महेंद्रगढ़ में, वात में ज्यादा, जींद में कम, जींद सिरसा में कम, और वनों में वृद्धि कैथल सिरसा में ज्यादा है, और कमी कहां पर आई है, गुरुग्राम में वनों में क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सा पेड़ है, इजराइली बबुल, और सबसे अगर पूछे गांव में सफेदा शीशम, और शहर में नीम सफेदा। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सघन वन ज्यादा यमुनानगर पंचकुला, मध्यम सघन पंचकुला यमुनानगर, खुले वन पंचकुला भिवानी में ज्यादा हो जाएंगे। प्रतिशत में पंचकुला में 44%, यमुनानगर में 11%, और क्षेत्रफल में पंचकुला में लगभग 392 वर्ग किलोमीटर, यमुनानगर में 193 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद में 18.5, और पलवल में 13.5, और 16.5 कहां पर है, पानीपत में। सबसे कम है पलवल में 13.5, पानीपत में 16.5, फतेहाबाद में 18.5 वर्ग किलोमीटर पर बने रहेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में लगभग पंचकुला में 44%, और यमुनानगर के 11%, और फतेहाबाद में 0.73, 0.83, जींद पलवल में 1। और वैसे पूछे पलवल में क्षेत्रफल में कम है 13.5 वर्ग किलोमीटर पर, और पानीपत में 16.5, और फतेहाबाद में 18.5। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया क्या? पीछे वाला बताओ, समझ आया क्या? सभी को आया, कोई नाराजगी तो नहीं है? बता दिया करो, ठीक है। गालिब कहते थे, ठीक है, यूं नाराज से बैठे हो, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। थैंक यू।